मंत्री नरेंद्र मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से ये ग्लोबल समिट की शुरुआत बहुत हम्बल तरीके से की गई। आपको लगता है कि एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी ज़रूरत है इस तरह के आयोजनों को न सिर्फ करना बल्कि उनको आगे बढ़ाना और जो उनका असल मकसद है उसको भी हासिल करना? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो अगर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की बात करते हैं तो निखिल, आपका भी एक लंबा तजुर्बा रहा है। आपने भी देखा होगा कि इस किस्म के समिट की उस समय 2003 के आसपास बात नहीं होती थी कि कैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एक जगह इकट्ठा किया जाए, और क्योंकि आजकल कई तरह के एप्रीहेंशंस रहते थे कि क्या लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या एक इवेंट में मात्र आकर क्या बड़ी बड़ी डील साइन हो सकती हैं, क्या इस तरीके से लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्या अड़चने हो सकती हैं, क्या ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। वो उन सभी अड़चनों को पार कर ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने ये सफर को तय किया है। इस सफर को अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कहाँ जहां एक तरीके से कुछ देश इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे थे, आज हर क्षेत्र में कई दर्जन देश हैं जो गुजरात में इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हम जानते हैं यूएई के राष्ट्रपति नायन आज आ रहे हैं, आज वो गुजरात आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेंगे। एक रोड शो भी होने वाला है, यहाँ पर भी काफी ज्यादा भीड़ है। लेकिन अगर हम देखें तो पूरे भारत में यूएई का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी राज्य में है तो वो गुजरात है। जापान का कई दशकों का, तकरीबन 6 दशकों का रिलेशनशिप गुजरात के साथ रहा है। अगर हम देखें तो कई अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनका एसोसिएशन गुजरात के साथ रहा है। फार्मास्यूटिकल्स की क्षेत्र की बात करें और कई ऐसे जो क्षेत्र हैं, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की जो क्षेत्र हैं उनमें खास करके, तो ऐसे कई एस्पेक्ट्स हैं जिसमें गुजरात ने धीरे धीरे करके एक फोकस रखा कि कैसे इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को बढ़ाया, किस तरीके से प्राइवेट एंटिटीज को फैसिलिटेट किया जाए, इन्वेस्टर्स को कैसे यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाए। तो हर तरीके से जो दृढ़ इच्छा शक्ति की आप बात कर रहे हैं निखिल, वो थी, तभी ये इतना लंबा सफर तय हो पाया। कई अड़चनों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर पिछले साल, जब 20 साल पूरे हुए थे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के, तो उसी साइंस सिटी में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं इस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से। और इन खट्टी मीठी यादों में कई बार ऐसा भी होता था कि इन्वेस्टर्स को कहा जाता था कि आप इन्वेस्ट ना करें, इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था, डराया जाता था कि गुजरात में इन्वेस्ट ना करें। तो उन सभी अड़चनों को पार करके वाइब्रेंट गुजरात आज जहां खड़ा है वो ना केवल गुजरात की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी को इन टर्म्स ऑफ बिजनेस काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और ऐसे समिट कई एक तरीके का ऐसे समिट, ये जो समिट है ये प्रेडिसेसर के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जब कोई भी राज्य अपना बिजनेस समिट करता है। जी, निश्चित तौर पर। अगर इस ग्लोबल समिट की बात कही जाए, मेघना, गुजरात जो है जिस तरह से पूरे देश भर में या ये कहें कि तमाम विदेशों में भी एक विकास का रोल मॉडल बनकर उभरा है, इस तरह के समिट्स जो है और जो पॉलिसीज़ है बिजनेस को लेके, वो एक बड़ी भूमिका निभाती हैं इसके लिए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, पॉलिसीज का एक बहुत बड़ा अगर हम कहें तो योगदान है गुजरात में। जिस तरीके से कंपनीज ने, अगर हम देखें तो टाटा को जब प्लांट सेटअप करना था तो गुजरात ने जगह दी। कई बार ऐसा, कई ऐसे अगर हम देखें तो कंपनीज को गुजरात ने जगह दी, कई तरीके के उनको बेनिफिट दिए ताकि वो यहाँ पर आए, यहाँ पर रोजगार जनरेट करें। तो एक चीज ये बेशक है कि कोई भी जब कंपनी प्लांट लगाती है, अगर हम देखते हैं तो साणंद में जो प्लांट बन रहा है माइक्रॉन का, वहां पर भी आसपास के लोगों को रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो खड़े हो रहे हैं। उसके साथ ही कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, अगर हम देखें तो वहां पर एक अटल टिंकरिंग लैब को भी चला रहा है माइक्रॉन, जो साणंद में है। तो ये ऐसे कई ऐसे ऑप्शंस हैं जो ना केवल एक डेवलपमेंट कंपनी के लिए, ना केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए, बल्कि जब कंपनियां अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक हिस्सा बनाती हैं तो उस पूरे क्षेत्र का भी जो एक तरीके से कहते हैं डेवलपमेंट होता है और बेनिफिट होता है।
जी, जब हम दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, अमृत काल का हमारा सफ़र जारी है, विकसित भारत बनाने का संकल्प हमने लिया है और जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं हम। ऐसे में जो इस तरह की समिट्स हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है और देश के जो दूसरे राज्य हैं उनके लिए कितना बड़ा एक एग्जाम्पल सेट करती हैं कि गुजरात से सीख लेनी चाहिए, गुजरात को देखकर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, और इसका देखिए ये चूंकि जिस तरीके से मैंने बताया कि जो एक प्रेडिसेसर के तौर पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने अपना मार्क छोड़ा है, एक ब्रांड बन के उभरा है। तो जब भी कोई राज्य बिजनेस समिट करता है या ऐसे इन्वेस्टर्स मीट करता है, ऐसे ग्लोबल समिट करता है इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करने के लिए, भले वो नेशनल हो या ग्लोबल हो, वो वाइब्रेंट गुजरात का एक मॉडल बेशक अपनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कई चीजों को बहुत एक ऐसे एस्पेक्ट से देखा गया लॉन्ग टर्म सोच के हिसाब से। पहले जब 2003 का वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हुआ था, उस समय एक टेम्पररी स्ट्रक्चर था, टेम्पररी सा एक स्ट्रक्चर बनाकर वहां पर सबमिट किया गया था। कोशिश की गई थी कि अच्छा हो, जितना सुविधाएं थी उस हिसाब से सब कुछ करने की कोशिश की गई। आज वो समिट एक परमानेंट स्ट्रक्चर में होता है। इतना बड़ा महात्मा मंदिर का कन्वेंशन हॉल बनाया गया है, वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर में हर 2 साल में होता है। कोरोना काल को अगर निकाल दें तो हर 2 साल में इसे आयोजित किया गया है। और अक्सर ये जनवरी के समय होता है, जहां पर काइट फेस्टिवल भी गुजरात में हो रहा होता है। तो लोग ना केवल बिजनेस के लिहाज से आए, बल्कि यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ का जो कल्चर है उसमें भी घूमे, जाने, एक्सप्लोर करें क्या है गुजरात में। तो उसके बारे में उससे भी काफी ज्यादा एक इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ की इकोनॉमी पे, टूरिज्म प्रमोट होता है। और उसके साथ ही ये जो समय है, ये कच्छ में रणोत्सव का समय है। तो किस तरीके से अगर जो डेलीगेट्स आते हैं उनको कई बार वो ट्रिप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि वो रण जाएं, रण देखें, जो रणोत्सव है उसका आनंद उठाएं। तो कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं, जिनको प्रमोट करने के लिए लगातार कोशिशें की जाती हैं। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं निखिल, बेशक ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसको कई साल लगे हैं बनने में, और ये बेशक एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हुआ है। और सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे इंडेक्स बी की अगर बात करें जो आयोजित करता है, गुजरात सरकार के कई विंग्स हैं जो इसमें लगते हैं, और उसके साथ ही कई कंट्रीज को रीच आउट करना पड़ता है, कई लोगों को इनवाइट एक्सटेंड करना पड़ता है, कई कंपनीज को इनवाइट करना पड़ता है, कई जो एग्जिबिटर्स हैं वो अप्लाई करते हैं। उनमें से जो एग्जिबिटर्स, हमें कल ही जो जनरल मैनेजर है इंडेक्स बी के, वो बता रहे थे कि अब उनके पास एक स्टॉल लगाने की भी जगह नहीं बची है इस ग्लोबल ट्रेड शो में, जिससे पता चलता है कि कितना बड़ा सक्सेस है और कितना ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट करता है और कितनी ज्यादा डिमांड है इस ट्रेड शो की। क्योंकि लोग देखने आना चाहते हैं, लोग जानने आना चाहते हैं, लोग सीखने भी आना चाहते हैं। तो इसलिए भी कई मायनों में जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो इस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के आसपास लिंक्ड है, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी, इस बार समिट की जो थीम है गेटवे टू द फ्यूचर, किस तरह से ये परिलक्षित हो रहा है इस समिट में, और ख़ासतौर पर जो आज जो ट्रेड शो है उसको देख करके आपने शुरुआत में बताया था कि चाहे वो एआई का क्षेत्र हो या जो आधुनिक तकनीक हो, जो नए नए रिसर्चेस हैं, उसको भी अब शामिल किया जा रहा है इस तरह के समिट में। बिल्कुल, अगर हम देखें तो जो नए क्षेत्र हैं, जब हम गेटवे टू द फ्यूचर कहते हैं, तो हम बेशक इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि आगे आने वाले या आगे जो टेक्नोलॉजीज बढ़ने वाली हैं, जिन चीजों को आगे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जिन चीजों को आगे एक्सप्लोर किया जा सकता है, उन पर फोकस रहेगा। तो बेशक जैसे ईवी का क्षेत्र है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आईटी, आईसीटी, एआई, और ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, सस्टेनेबल सोल्यूशंस की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, एमएसएमईज हो, ब्लू इकोनॉमी हो, मैरिटाइम हो या एरोस्पेस हो, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो अगर देखें तो भविष्य की जब हम बात करते हैं तो ये बेशक जो तकरीबन 2 एडिशन जो नहीं हुए थे वाइब्रेंट गुजरात समिट के, ये एक ऐसा एडिशन है जो पिछले समिट की भी कमी पूरी करेगा, बट आगे के समिट के लिए भी एक टोन सेट करेगा।
जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरह से जब हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा वाइब्रेंट गुजरात समिट है, इसमें हम आत्मनिर्भर भारत से लेकर के और मॉडर्न भारत की बात करते हैं, हम विकसित भारत की बात करते हैं, हम फ्यूचर के भारत की बात करते हैं। किस तरह से ये जो आम लोग हैं इसको इस समिट से अपने आप को जोड़ सकते हैं, कैसे इसको देखेंगी मेघना? मेघना, आप हमारे साथ हैं? मेघना का संपर्क हमारे साथ फिलहाल नहीं हो सक रहा है, लेकिन हम जल्द ही उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाइब्रेंट गुजरात ट्रेड शो का इस समिट के तहत उसका उद्घाटन किया है। और तिमोर लेत्से और मोजाम्बिक के राष्ट्रपति इस मौके पर मौजूद रहे हैं। एक स्मारक टिकट और एक सिक्का भी प्रधानमंत्री ने जारी किया है। तो ये 10वां संस्करण है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। और इस मौके पर दुनिया भर से गुजरात पहुंचे जो कारोबारी हैं, निवेशक हैं, उनको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही जो 4 राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ 32 सहभागी देशों के प्रतिनिधि इस जो ये सम्मेलन है इसमें मौजूद रहेंगे, इस समिट में मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये बेहद अहम ये समिट है इस लिहाज से भी कि ये 10वीं समिट है। 20 वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है। और हमारे साथ में मेघना देव हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। मेघना, एक बार हम फिर से जानना चाह रहे थे कि इस समिट के बारे में जब हम बात करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में चल रही हैं, जब हम बात करते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम अमृत काल की बात करते हैं, जब हम तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बढ़ने की बात करते हैं, तो इस तरह के जो आयोजन हैं वो किस तरह से आम लोग उसको अपने आप से जोड़ सकते हैं? कैसे आप देखेंगे कि इस तरह के जो आयोजन है वो भारत को एक जिसको कहते हैं कि लीप फॉरवर्ड वो ले जाने की दिशा में काम करते हैं? बिल्कुल, इनका एक बेहद अहम रोल है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो ना केवल ग्रोथ अगर हम देखें तो बिजनेसेस का, बल्कि स्टेट स्पेसिफिक भी इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अहम है। अगर हम देखते हैं तो देखिए 12 तारीख को जो आखिरी दिन होगा इस समिट का, इसमें कई अगर हम देखें तो स्टेट सेमिनार भी होने वाले हैं, ना केवल गुजरात संबंधित बल्कि अलग जो राज्य हैं वो अपने स्टेट सेमिनार भी करेंगे। जैसे अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक स्टेट सेमिनार आयोजित होगा, जिसमें कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, कई क्षेत्रों में जैसे हॉस्पिटैलिटी हो, टूरिज्म हो, एग्रो फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, चाय का जो क्षेत्र है, ऐसे कई क्षेत्रों में किस तरीके से क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या बिजनेस वहां पे किए जा सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट लाया जा सकता है, कैसे कोलैबोरेट किया जा सकता है, उस पर एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो भी मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक स्टेट सेमिनार होगा। उसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो गुजरात के हिसाब से गुजरात चूंकि ग्रीन हाइड्रोजन डेस्टिनेशन, भारत का ग्रीन हाइड्रोजन डेस्टिनेशन बनने की ओर है, तो उसके ऊपर भी एक सेमिनार होगा जिसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से एक्सपर्ट्स हो, स्टेक होल्डर्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स और पॉलिसी मेकर्स बात करेंगे कि क्या क्या क्षेत्र हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, किन किन तरीके के चीजों को लाया जा सकता है, इस पर बातचीत होगी। अगर हम देखते हैं तो क्लीन एनर्जी के ऊपर भी बातचीत होनी है, जो भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसके साथ ही चूंकि एमएसएमई की हम बात कर रहे थे निखिल, तो विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 2 टर्म्स हमेशा हम इनको मेंशन करते हैं। तो ऐसे में जब 2047 तक की जर्नी की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्ट्रैटेजी, ये बहुत अहम स्ट्रैटेजी हो जाती है कि जो विजन है हमारा 2047 तक का, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ, इन दोनों को प्राथमिकता मिले। तो इसके लिए एक एमएसएमई कॉन्क्लेव भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें एक इकोसिस्टम की बात होगी कि
किस तरीके से इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी अपनाकर अलग अलग तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है।